नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत कोरोना अपडेट से। मंगलवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 3 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 11 हो गई। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं दूसरी ओर जिले में 3 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,371 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,711 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 11 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से कोविड नियमों की निरंतर पालना करने व ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। गर्मी का मौसम और पीने के पानी की समस्या। नगर के अधिकांश क्षेत्र के लोग इस समस्या से परेशान हैं और रोष प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है। इसी के चलते सांसद धर्मवीर सिंह ने अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाते हुए पेयजल आपूर्ति के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, पानी की समस्या भी उसी प्रकार गंभीर होती चली जाती है। अगर हम बात करें भिवानी शहर की, तो शहर में कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें पानी की समस्या ना हो। किसी न किसी दिन पीने के पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज सांसद धर्मवीर सिंह ने पीने के पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि नहरों में पानी कम आने की वजह से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं जब इस बारे में भिवानी हलचल की टीम द्वारा सांसद से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में नहर में पानी ना होने के कारण क्षेत्रवासी अच्छे खासे परेशान हैं। इस बारे में उन्होंने अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नहरी पानी ज्यादा दिन चलाया जाए, जिससे वाटर टैंकों को भी पानी से भरा जाए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए। पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जून से पहले मौसम, खासकर मानसून के बारे में ये अंदाज़ा था मानसून विभाग का भी कि 23 जून तक आ जाएंगी, और बदकिस्मती से आज 13 जुलाई है। मानसून उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा लेट है। खासकर हरियाणा प्रदेश बहुत बुरी तरह इस मामले से त्राही त्राही मची हुई है। तो मैंने अभी अधिकारियों से भी बात की है। हम अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम आपको एश्योर करते हैं कि कल तक हम जो भी वाटर टैंक हैं, चाहे वो जूही सिस्टम के हों, दादरी सिस्टम के हों, बोन साइड के हों, जहाँ जहाँ पर भी है, यानी लोहारू सिस्टम अलग है, जूही और शिवानी सिस्टम अलग है, और दादरी फीडर अलग सिस्टम है। तो इस दिक्कतें जहाँ पर भी खड़ी हुई हैं, मेरी अभी अधिकारियों से बात हुई है, कोशिश ये होगी कि हम कल तक इस पानी को किसी तरीके से भी टैंकों में मंगवाएं। कोशिश होगी कि पानी हमें मिले। दोहराए नहीं कि इस बार पानी की बहुत बुरी पोजीशन थी। अगर हम गोविंद सागर का लेवल देखें तो भी मुझे लगता है पिछले 50 साल में इतना डाउन नहीं आया जो इस बार आया है। कल से हिमाचल की पहाड़ियों में बारिश शुरू हुई है। मुझे लगता है गोविंद सागर का डैम का भी लेवल बढ़ेगा, लेकिन हमारी तसल्ली तो जब होगी जब जमुना का पानी और भाखड़ा का दोनों मिलके हमारे तीनों सिस्टमों में, चाहे वो शिवानी है, जूही है, दादरी है या लोहारू फीडर है, या आगे चलकर हमारा JLN है जो महेंद्रगढ़ और नारनौल को फीड करता है। और हम ये एश्योर करना चाहते हैं कि अब हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि पूरा पानी हमारे, सबसे पहले वाटर टैंक, फिर जोहड़, और तीसरे नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज जिला परिषद सभागार में दादी पोती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जहां दादी पोती के रिश्तों पर बातचीत की गई, वहीं दादी को पोती के जीवन में मार्गदर्शक के रूप में भी अहम भूमिका निभाने के लिए सम्मानित भी किया गया। मंगलवार को जिला परिषद सभागार कार्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत दादी पोती सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं जब इस बारे में महिला व बाल विकास अधिकारी परिणीता गोस्वामी से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि दादी पोती मिलन समारोह में दादियां अपनी पोतियों के साथ आई हुई हैं तथा इस अवसर पर दादी पोती के आपसी रिश्तों पर खास बातचीत की गई तथा दादियों द्वारा अपनी पोतियों के हर कार्य में किस प्रकार मार्गदर्शन दिया जाता है, इस बारे में भी वहां उपस्थित दादी व पोतियों से बात की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली दूरियों को कम करने का प्रयास किया गया है। आज यहाँ पर जिला परिषद हॉल में दादी पोती सम्मेलन ब्लॉक भिवानी R2 ग्रामीण ब्लॉक की तरफ से मनाया जा रहा है। इसमें ब्लॉक में आने वाले सभी गांव में जो भी इंटरेस्टेड हैं दादियाँ अपनी पोती के साथ यहाँ पर आई हैं
और यहाँ हमने इस अवसर पर दादी पोती को एक साथ इसलिए हमारा मकसद था कि एक तो दोनों के जो रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा परस्पर मजबूत बनाया जाए, और इस मौके पर हमने सभी दादियाँ हैं उनको बोला है कि वो अपना विचार रखें अपनी पोती के बारे में, वो क्या सोचती हैं और वो पोतियों को किस तरीके से आगे बढ़ाने में, उनका भविष्य उज्जवल बनाने में अपना सहयोग देंगी। इस बारे में हमने सभी दादियों की अपनी अपनी राय ली है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो पोतियां हैं वो भी आकर अपने विचार रख रही हैं कि अपनी दादी के बारे में वो क्या सोचती हैं, उनकी दादी उन्हें किस किस मौके पर किस तरीके से उनकी सहायता करती हैं और उनका आपस में एक दूसरे से कैसा रिश्ता है, इस बारे में हमने ये दादी पोती सम्मेलन एक नया विचारधारा, इस नए रिश्ते को एक नया आयाम देने के लिए, उसको मजबूत देने के लिए ये दादी पोती सम्मेलन करा है। इस अवसर पर हमने सभी दादियों को पुरस्कृत कर रहे हैं क्योंकि वहाँ वो आकर यहाँ पर अपने विचार रख रही हैं, और पोतियों को भी सभी को हम पुरस्कार दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम दादियों को अपनी पोतियों के साथ बिल्कुल घुल मिल कर रहना, और मैंने देखा है ये सभी ब्लॉक्स में, भिवानी के एवं दादरी के सभी 12 ब्लॉक्स में ये सम्मेलन कराए गए, और कई बार मुझे दादियों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस करा है, प्रशंसा करी है कि मैडम आपने ये जो चलाया है ये अभियान, ये बहुत अच्छा है। हम तो घर से निकले ही नहीं हैं कई बार, तो कई माँ दादी कहती हैं, और ये पहला मौका है कि हम अपने पोतियों के साथ आए हैं और आपने हमें यहाँ पर आकर बोलने का अवसर दिया है। और बड़ी खुशी महसूस होती है दादियाँ जब अपनी पोती के साथ बैठती हैं, हम उनके साथ पूरे ग्रुप में पिक्चर्स, उनकी फ़ोटो खींचते हैं। मांगों को पूरा किए जाने के आश्वासन के बाद भी 5 महीने बीत जाने के चलते, पूरी मांगे न होने के चलते आज भारतीय मजदूर संघ ने लघु सचिवालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया और एक बार फिर अपना मांग पत्र प्रशासन को सौंपा। साथ ही मांगे पूरी न किए जाने पर उन्होंने हड़ताल की चेतावनी भी दी। भारतीय मजदूर संघ हरियाणा का भिवानी में 13-14 मार्च को त्रिवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। उन्हीं प्रस्तावों के संबंध में पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया था। ज्ञापन में 11 सितंबर 2019 व 26 मार्च 2021 को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के साथ मांगों को लेकर बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उनके मांग पत्र का 1 माह के अंदर सभी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया था, परंतु 5 माह बीत जाने के बाद भी उनका मांग पत्र अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ा था। इस मांग पत्र को लागू करवाने के लिए मंगलवार को संशोधित मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया गया। साथ ही उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो भारतीय मजदूर संघ हरियाणा से संबंधित सभी मजदूर संगठनों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। प्रदेश महामंत्री हरियाणा राज्य कंप्यूटर प्रमुख संघ, आज जिला भिवानी के कंप्यूटर प्रमुख संघ यहाँ धरना पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, जिसमें एक तो ये है कि जिला प्रशासन जो 15-15, 20-20 सालों से जो ऑपरेटर लगे हुए हैं उनको आउटसोर्सिंग पे करना चाहता है। दूसरा, अब टाइप टेस्ट के बहाने कुछ ऑपरेटरों को जिला प्रशासन निकालना चाहता है। हम इन्हीं मांगों और मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर 1 दिन का हमारा सांकेतिक धरना है। अगर जिला प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो यह धरना अनिश्चितकालीन रहेगा कि जो आउटसोर्सिंग प्रक्रिया प्रशासन ने चला रखी है उसको रद्द करे, टाइप टेस्ट है उसको रद्द करे, और एक जो 3 माह से वेतनमान रुका हुआ है उसका तुरंत प्रभाव से जारी करे। हरियाणा सरकार द्वारा जो वेतनमान बढ़ोतरी हमारी की गई है वो 8 महीनों से डीसी साहब उसको रोक के बैठे हैं, उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करें। मैं यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ की एक सदस्य हूँ और काफ़ी समय से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन डीसी साहब के द्वारा यहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र्स किए गए हैं उनकी वजह से महिला मित्रों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जी। रोज़ डेली का जो अप डाउन है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। घर से काफ़ी किलोमीटर दूर पड़ता है, बच्चों को छोड़ के सुबह घर से जल्दी निकलना और शाम को आके फिर माँ बाप की जिम्मेवारी भी हम नहीं निभा पा रहे हैं। कई बार तो हमें ऑफिस आवर्स के बाद भी काम करना पड़ता है। तो ये सब काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए हमने डीसी साहब को एक अपील दी थी कि हमारी मांगे जो हैं उनको सुना जाए। रिटर्न में भी हम उनको दे चुके हैं कि महिलाओं के साथ थोड़ा सा नरमी का व्यवहार करते हुए, देखते हुए
उनके ट्रांसफ़र वापस यहाँ की जाए, पर हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं जी। विधवा महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकें और अपनी आजीविका चला सकें, इसी के चलते महिला विकास निगम द्वारा इन महिलाओं को 3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को लोन के साथ साथ उनके कार्य की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपए की राशि ऋण उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है। इस ऋण का लाभ 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय व 18 से 55 वर्ष तक की आयु वाली विधवा ले सकती हैं। वहीं निगम के अनुसार बैंक लोन पर जो ब्याज लगेगा उसकी भरपाई निगम से सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होगी। वहीं आपको बता दें कि यह ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि वे अपना कार्य निपुणता से कर सके। महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, ऑटो, ई रिक्शा, मसाला या अचार, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर वर्क्स आदि कार्यों के लिए लोन के साथ ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम, ये भी महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा के ही एक विंग है, जो कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और आर्थिक रूप से स्वावलंबन होने के लिए ऋण प्रदान करती है। इसमें एक स्कीम के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ऋण महिलाओं को दिया जाता है, जो अपना छोटा मोटा धंधा करती हैं। और इसमें जनरल और बीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 10,000 रुपये तक की सब्सिडी महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाती है, और यदि कोई महिला एससी कैटेगरी की है तो उसको 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। इसमें लोन दिया जाता है। और दूसरी जो स्कीम है वो अब आई है, जो कि अब इस वर्ष 21-22 से शुरू हुई है। ये हर विडो महिलाओं के लिए आई हैं। यदि कोई विधवा महिला अपना काम धंधा शुरू करना चाहती है या शुरू कर है उसके पास में और उसको और बढ़ाना चाहती है, तो 3 लाख रुपए तक का लोन बैंक के माध्यम से महिला एवं महिला विकास निगम दिला रही हैं। इसमें जो ब्याज की जो राशि है वो महिला विकास निगम द्वारा वहन की जाएगी, और जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक है। तो ये एक नई स्कीम सरकार ने शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से और संपन्न करने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन जो है बैंक द्वारा दिया जाएगा। और इसमें जैसे महिला अपना गारमेंट्स का काम, कंप्यूटर का काम हो गया, ऑटो रिक्शा हो गई, सिलाई कढ़ाई का काम हो गया, इस तरीके का आचार मुरब्बा ये अपना शुरू करना चाहती हैं, तो इसके लिए ये 3 लाख रुपए तक की राशि काफ़ी है। और इसके साथ साथ महिला विकास निगम द्वारा एक और स्कीम है, जिसमें कि यदि कोई फैमिली अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए लोन लेता है तो उस लोन के ऊपर 5% की सब्सिडी विकास निगम द्वारा दी जाती है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो कि अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, उन परिवारों को वो 5% की सब्सिडी प्रदान करती है। नगर में स्थित बाल भवन स्कूल की काया पलट अब जल्द ही होने वाली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जर्जर हो चुकी स्कूल की इस इमारत को प्रसिद्ध समाज सेवी कृष्ण जिंदल द्वारा पुनर्निर्माण कराया जाएगा। वहीं साथ ही नए भवन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और लैब्स की सुविधाएं भी दी जाएंगी। भिवानी के महम गेट पर स्थित बाल भवन स्कूल का होगा कायाकल्प। अब आने वाले दिनों में स्कूल के जर्जर हो चुकी इमारतों और अन्य लैबों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। यह जानकारी देते हुए भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रसिद्ध समाज सेवी श्री कृष्ण जिंदल के द्वारा इस स्कूल की जर्जर हो चुकी इमारतों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले भी वे अपने स्तर पर कई बार समाज सेवा के लिए आगे आए हैं, चाहे कोरोना काल में वेंटिलेटर देना हो या आदर्श गांव सुई की स्थापना के लिए अपना सहयोग करना हो। तथा अब श्री कृष्ण जी द्वारा भिवानी के बाल भवन स्कूल का कायाकल्प किया जाएगा। स्कूल की जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाएगा तथा उस पर जो भी खर्च होगा उसका वहन श्री कृष्ण जी के द्वारा किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इस नए भवन में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लैब और अन्य भवन का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े प्राइवेट और सरकारी स्कूल, क्योंकि अब कोविड की वजह से ऑनलाइन भी क्लासेस शुरू हैं। लेकिन कल हमने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ने भी की आवश्यकता के मुताबिक एक स्कूल है बाल भवन, जिसके चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर हैं। उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता नहीं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। इसलिए हमारा एक पुराना साथी है सेठ श्री कृष्ण जिंदल, जिन्होंने पहले भी मेरे को 1 करोड़ 12 लाख रुपए वेंटिलेटर के दिए
सुई गांव में भी उन्होंने बहुत बड़ी रकम खर्च करके आदर्श गांव और पार्क वगैरह डेवलप किए। और हमारी रिक्वेस्ट पर कल ही हम दोनों वहाँ गए थे। एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, लैब बहुत अच्छा बना के मॉडर्न ज़माने का, हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाए बाल भवन में। वो स्वेच्छा से दान दिया है सेठ श्री कृष्ण ने इस शहर वालों के लिए। चोरों ने एक बार फिर अपने बुलंद हौसलों का परिचय देते हुए गांव हालुआस में 2 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना में चोरों ने 2 अलग अलग जगहों से सोनी चांदी के जेवरों सहित लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि बीती रात गांव हालवास में चोरों ने 2 स्थानों पर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने अलग अलग 2 स्थानों से लाखों रुपए के सोने व चांदी के आभूषणों के साथ साथ नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं ग्रामीणों ने चोरी की इन घटनाओं की शिकायत पुलिस को दी है तथा पुलिस में दी गई शिकायत में गाँव हालवास माजरा देवसर निवासी मुकेश व गाँव हालवास निवासी विनोद फौजी ने बताया कि चोरों ने बीती रात को 2 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया तथा चोर लाखों रुपए की कीमत के सोने व चांदी से निर्मित आभूषण व नकदी चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हुई है जिसमें 5 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने चोरी की इन घटनाओं पर रोष जताया है तथा साथ ही पूर्व जिला पार्षद रामकिशन हालवास ने कहा कि अगर 1 सप्ताह के दौरान चोरी की इन वारदातों का खुलासा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मैं रामकिशन, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पार्षद, प्रधान चौगामा खाप। सुबह 4 बजे जब मैं घूमने के लिए घर से निकला तो मैं मुकेश फौजी ने मेरे को आवाज़ लगाई, भाई साहब यहाँ आना। मैं क्या बात हो गई? तो उन्होंने बोले मेरे घर चोरी हुई। तो वहाँ के हमने देखा सामान बिखरा हुआ था, तो इससे पूछी कि सामान गया, तो उसने बताया कि कुछ टूम है और नगद पैसे 3 लाख का लगभग। तो हमने पुलिस में फ़ोन किया, पहले राइडर आया, बाद में पुलिस वाले आए, फिर फिंगरप्रिंट वाले भी जो आए हैं वो भी आए। एक चोरी गांव में बाद में पता लगा कि दूसरी चोरी भी होगी। वहाँ भी 6-7 लाख का सोना लेके गए, 10,000 रुपये नगद लेके गए। तो वहाँ भी पुलिस तो चोर गिरोह के थे, वो आंधे दांधे दिखाई दिए, गाड़ी भी दिखाई दी उनकी। घूम आ गए, एक आदमी पहले से उतर का आया, उन्हें रेकी की है, बाद में वो 5 आदमी आए हैं, वो चोरी करके ले गए। नो करके गाँव में कम से कम 25-30 लाख का नुकसान और बड़े। और रात को मैं और मेरा बच्चा छत पर सोए हुए थे, नीचे मेरी मिसेज और 2 मेरी बेटी सोई हुई थी। और तकरीबन 12 बजे के बाद में और चोरी हुई है। मैं सुबह जब 4-4:15 बजे जब उठा हूँ तो उस टाइम जब मैंने मैडम को आवाज़ दी ऊपर से तो वो उठी हैं। 2-3 आवाज़ देने के बाद वो उठ पाई। तो उसके बाद मैं जो देखा उठ करके तो मैडम भी बोली ये तो अपने ताले वाले टूटे हुए हैं और अपना घर में चोरी होगी। मैं ऊपर से नीचे जैसे तैसे करके आया, देखा तो सारा सामान खिना हुआ था, सब बॉक्स वॉक्स सब खुले पड़े थे और बड़े तरीके से चोरी। कितना नुकसान है? समथिंग 14-15 तोड़े सोना था और करीब 4-4.5 केजी के आसपास चांदी थी और करीब लगभग 3 लाख रुपए नगद कैश था। कुल कितना नुकसान है? करीब 12-12.5 लाख रुपए के समथिंग नुकसान। सूचना दी आपने? हैं? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी? वह जैसे ही मेरे को पता चला, नज़दीक पड़ोस में भाई रामकिशन चेयरमैन, भाई विनोद आवाज़ दे के उनको बुलाया। जैसे तैसे तुरंत फिर भाई ने पुलिस को सूचित किया, चेयरमैन साहब ने, और पुलिस राइडर आया, बाद में पुलिस वाले आए, वो अपनी कार्रवाई जैसे भी है वो करके लेके गए हैं। और सीसीटीवी के अंदर गली में जो सीसीटीवी कैमरा जो भाई चेयरमैन साहब का लगा हुआ है उसमें जो है ना चोर गिरोह पूरा नुकानू उसके अंदर बिल्कुल सक्रिय दिखाई दिया है। और गाड़ी भी, और गाड़ी से उतर करके एक आदमी पहले और फिर 5 सदस्यों का ग्रुप है जो कि सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, जो कि चोर गिरोह है। अभी इसका पर्दाफाश किस तरीके से होगा तो आगे पुलिस की कार्रवाई। जजपा की महिला प्रदेशाध्यक्ष शीला भयान नगर में पहुंची और नव नियुक्त महिला पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। इस दौरान महिला सेल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने जजपा का जनाधार बढ़ने और पार्टी द्वारा जनता के लिए लागू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।
पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रदेश की जनता के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आज जजपा का जनाधार बढ़ा है और जनता प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहती है। यह बात जजपा महिला प्रदेशाध्यक्ष शीला बेहान ने स्थानीय देवीलाल सदन में महिला सेल की बैठक को संबोधित करते हुए कही। वहीं मीटिंग को संबोधित करते हुए महिला प्रदेशाध्यक्ष शीला बेहान ने कहा कि जब से दुष्यंत प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हैं तभी से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों में आरक्षण देने का वादा, पंचायती राज संस्थाओं में 50% भागीदारी देने का वादा, बीसी वर्ग ए में लोगों को पंचायती चुनाव में अलग से 8% आरक्षण देने का वादा निभाने के साथ साथ एचटेट परीक्षा गृह जिलों में आयोजित करवाकर ये साबित कर दिया है कि जजपा पार्टी आम जन की सरकार है। हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने अनेक जिलों में जा जाके ने भी हॉस्पिटल की जहाँ जरूरत थी हॉस्पिटल के लिए किया, ऑक्सीजन की जहाँ जरूरत थी ऑक्सीजन के लिए कहा, सबको अवगत कराने का अधिकारियों की बैठक लेके मिलके और कोरोना महामारी को चलते करने का काम विपक्ष का काम है, विपक्ष को बोलना। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की सरकार 5 साल ठोक बजा के चलेगी, कोई नहीं रोक सकता। 5 साल लड़ाकेदार कार्य जी बढ़िया काम कर रहा है। दुष्यंत का सब कुछ पीछे पड़ रहा है। पीला राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, कन्यादान, मकान, सब कुछ ताऊ देवीलाल ने गरीबों का मसीहा उनने शुरू किया था और उनके नेतृत्व में दुष्यंत काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, सबका मान सम्मान करता है, सबका काम करता है। आज दुष्यंत के पीछे इतने तो महिला क्यों ज्वाइन कर रही है गड़ागड़ पार्टी? आप बताओ, ये कोई ढोंग तो नहीं है? महिला काम करने के लिए, महिलाओं को बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए दुष्यंत ने कर दिया। ऑनलाइन करो, बढ़ाई है, सब कुछ काम किया है दुष्यंत ने और काम करता ही रहेगा। दूसरा ताऊ देवीलाल है। पार्टी महिला बहुत उछाल है आज पार्टी में, कोई विरोधी कुछ भी कहे, दुष्यंत आने वाला सीएम दुष्यंत होना। इमरजेंसी में काम आने वाले 112 नंबर के लिए आज 20 नई गाड़ियां भिवानी पहुंच गई हैं। ये सभी गाड़ियां जीपीएस और कैमरा से लैस है, जो कि जिले के अलग अलग रूट्स पर चलेंगी। इन गाड़ियों के आने के बाद पीड़ित के लिए तुरंत रिस्पांस और मदद पहुंचाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्राइम को कंट्रोल करने के मकसद से इमरजेंसी के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली डायल 112 गाड़ियां आज से हरियाणा के सभी थानों में पहुंच गई है। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि डायल 112 में भिवानी में 26 वाहन हैं, जिसमें से 4 वाहन पहले से ट्रायल पर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये वाहन जिले के अलग अलग रूट पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों में जीपीएस और कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि डायल 112 करने पर पुलिस हेडक्वार्टर पंचकुला में फोन रिसीव किया जाएगा, जिसके बाद भिवानी पुलिस को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा फोन करने पर उनको तुरंत रिस्पांस मिलेगा व कम समय में पुलिस पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए पहुंच जाएगी तथा इन गाड़ियों की मदद से क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। जो कल मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने डायल 112 जो प्रावधान है हमारा, पहले जो 100 नंबर चला करता, अब सारे हरियाणा में डायल 112 का प्रावधान लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे ज़िले में 20 गाड़ियाँ नई प्रदान की गई हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 100 नंबर की जगह डायल करेगा तो अब 112 नंबर डायल होगा। 112 नंबर में ये प्रावधान है कि भी अगर किसी व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है, पुलिस सहायता की ज़रूरत है, वो जो 100 नंबर पर डायल करता तो वो ऑटोमेटिक 112 नंबर पे जाएगी कॉल। उसकी कॉल सीधी पंचकूला में जो उनका ऑफिस है उसमें डिलीवर होगी। वहाँ से वापस जो ये गाड़ियाँ हमारे ज़िले में दी गई हैं, जिनके ऊपर पुलिस स्टाफ लगाया गया है, वो कॉल वापस उनको डाइवर्ट कर दी जाएगी और तुरंत सहायता के लिए वो जो गाड़ियां हमारी वो मौके पर पहुंच जाएंगी और जो भी पीड़ित पक्ष है उसको सहायता प्रदान करेंगे। अगर कहीं आग लगने की घटना है, अगर कहीं एक्सीडेंट होने की घटना है, तो भी हमारी जो ERV जो गाड़ियां हैं, इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल जिसको बोलते हैं, वो तुरंत घटनास्थल के ऊपर पहुंचेगी सूचना मिलते ही। अगर एक घायल है या छोटी मोटी चीज़ है तो वो उसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करेगी। अगर ज़्यादा जख्मी अगर इस हालत में नहीं है कि भी उसको ले जा सकते, तो वो मौके पर एम्बुलेंस को कॉल करेगी और अगर कोई आग लगने की घटना है तो फायर ब्रिगेड को मौके पर कॉल करेगी। लेकिन एक बार वो खुद मौका संभाल लेंगी और अगर कोई ऐसी वारदात है जहाँ लड़ाई झगड़े का या और कोई मामला है तो वो तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और संबंधित थाना को सूचित करेंगे। वहाँ की जो पुलिस टीम है वो जाके आगे की कार्रवाई करेंगी।
बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव की स्थिति को भांपते हुए आज आजाद सेना सदस्यों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सेना सदस्यों ने शहर की सड़कें और सीवरेज व्यवस्था तुरंत दुरुस्त किए जाने की मांग की ताकि जल भराव से होने वाली परेशानियों से टाइम रहते बचा जा सके। एक तरफ तो प्रशासन द्वारा शहर को बाढ़ से बचाने के लिए विशेष प्रबंध किए जाने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही शहर में गड्ढे व सीवरेज व्यवस्था खराब होने के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण शहरवासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तथा शहरवासियों की इन्हीं परेशानियों को समझते हुए आज़ाद सेना के सदस्यों ने उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य को ज्ञापन सौंपा व शहर की सड़कों व सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की ताकि बारिश के मौसम में लोग हादसों का शिकार ना हो। ज्ञापन के माध्यम से आजाद सेना के संस्थापक सदस्य सुरेश सैनी व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट कुलदीप शर्मा ने प्रशासन से मांग की है कि शहरवासियों के स्वास्थ्य व जान के महत्व को समझते हुए शहर के नालों की सफाई व गंदगी का उत्थान जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि बारिश के इस मौसम में लोगों को भविष्य में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आज भिवानी के अंदर जो सफाई व्यवस्था की जिम्मेवारी है, प्रशासन पूरी तरह से उसको पूरी नहीं कर रहा और डीसी साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है। जो गंदे नालों की सफाई करते हैं कर्मचारी, वो जितना भी मलबा है सारा वो रोड पे डाल देते हैं और बारिश के समय सारा मलबा वापस वो नालों में चला जाता है। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आज आज़ाद सेना के द्वारा डीसी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। हमारा मुख्य मकसद है कि शहर के अंदर जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त हो। आप देखना बावड़ी गेट पर, सर्कुलर रोड पर जगह जगह पर पानी खड़ा हुआ है और गंदे नालों की सफाई नहीं है। सफाई व्यवस्था को लेकर हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि डीसी साहब इस पर एक्शन जरूर। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।